हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर जो अपन कवर करेंगे वो करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, यानी कि बेसिक से अपन चलेंगे कि बीम क्या होती है, डिफ्लेक्शन उसके अंदर किस तरह से जनरेट होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी यदि अपन बीम की बात करें तो बीम क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बीम क्या है, ठीक है, तो बेसिक सा एक जवाब होता है सबका कि सर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं वो बीम होते हैं और जो वर्टिकल मेंबर होते हैं वो कॉलम होते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन आप एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको टेक्निकली बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम ही हो। तो बीम की डेफिनेशन में सिंपल से आपको ये पता करना है कि यदि मान लिया कि ये इसका क्या है, एक्सियल डायरेक्शन है या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो बीम हमेशा क्या होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन से लोडिंग से सब्जेक्टेड होती है। अब ट्रांसवर्स क्या होगी, यानी कि या तो इसकी वर्टिकल इस डायरेक्शन से या फिर इसकी हॉरिजॉन्टल इस तरह की डायरेक्शन से, ऐसे इसके ऊपर लोड लगाएगा। ठीक है, कोई भी लोड हो सकता है, ट्यूडियल हो सकता है या फिर पॉइंट लोड हो सकता है। तो बेसिकली देखो बीम बना किससे, अब यदि इसके ऊपर आप ट्रांसवर्स लोड लगाओगे, क्या लगाओगे भाई, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके अंदर एक हिंज सपोर्ट है और एक अपना रोलर सपोर्ट है। इसके ऊपर मान लिया कि एक W इंटेंसिटी का पॉइंट लोड लगा हुआ है या फिर स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर का कोई लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो ये कोई मेंबर है, अब इस मेंबर के ऊपर से अपन लोड लगाएंगे तो इस बीम के अंदर क्या होगा भाई, इसके अंतर्गत अल्टीमेटली ये बेंड करेगी। क्या करेगी भाई, ये बीम कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। ठीक है भाई, अल्टीमेटली यहाँ तो सपोर्ट लगा रखे तो ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन इस तरह से कुछ क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। अब इसके अंदर किसी भी पॉइंट की अपन बात कर लें, यहाँ की बात कर लें, यहाँ की बात कर लें या फिर कहीं की भी बात कर लें आप, तो एक डिस्टेंस इसने क्या की, छोड़ दी है, यानी यहाँ पे होनी चाहिए थी, यहाँ से इस डिस्टेंस पे पहुँच गई, तो इसको अपन बोल देते हैं डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको आप del 2 कह दिया, del 1 कह दिया, del 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है, बीम के अंतर्गत एक डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे की तरफ। ठीक भाई, लोडिंग यदि ऊपर से लगाओगे नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। आपने मान लिया कि सीधी लकड़ी है, उस लकड़ी के ऊपर इस तरह से दबाओगे तो क्या करेगी, वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जिस डिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं तो उसको तो अपन कह देते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोल देते हैं भाई, डिफ्लेक्शन। ये तो बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जहाँ से बीम अपनी क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, यानी ये जो सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे भाई मोमेंट फ्री है, यानी कि बीम यदि रोटेट होना चाहे तो रोटेट हो सकती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल से क्या हो गई, ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, अब यदि इस पॉइंट की बात करें तो अब देखो ये इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे भी एक थीटा एंगल होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इस तरफ की बात करें, ये है, यहाँ भी कोई एक थीटा होगा। यदि यहाँ की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एक थीटा एंगल इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ है। तो अल्टीमेटली बीम के अंदर जब भी अपन लोडिंग लगाएंगे तो इस लोडिंग की वजह से एक तो क्या होगा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा और एक उसके अंदर आएगा रोटेशन। तो जब मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट की तो उसको तो मैं नाम दे दूंगा डिफ्लेक्शन, और जब मैं बात करूँगा रोटेशन की तो उसको नाम दे दूंगा मैं स्लोप। ठीक है, अब बेसिकली देखो यदि मैं इस तरह से इसको ग्राफ से भी डिनोट करना चाहूँ, मान लिया कि ये तो क्या है, मेरी लोडिंग है, यदि मैं यहाँ पर लोडिंग को ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस लोडिंग की वजह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। क्या ले लेते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट। अब इन जैसे जैसे यहाँ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अबाउट क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि आपने लोडिंग और बढ़ा दी तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, ग्राफ, यानी हर एक पॉइंट अपन ने देख लिया। अब इन पॉइंटों को यदि मैं मिला दूँ तो मेरे को पता लग रहा है कि भाई इस लोडिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इस लोडिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और ये जो कर्व है, ठीक है, इसका यदि मैं एंगल की मैं बात कर लेता हूँ तो इसको अपन क्या कह देते हैं, स्लोप, थीटा। तो यानी अल्टीमेटली लोड और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होता है, इसको जो स्लोप होता है उसी को अपन क्या कह देते हैं, रोटेशन कह देते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन डिनोट करने की बात करेंगे तो हमेशा डेल की बात करो, चाहे डेल्टा लिख दो, चाहे आप वाई लिख दो, इन सब से अपन रिप्रेजेंट करेंगे डिफ्लेक्शन को। किसको करेंगे भाई, डिफ्लेक्शन को करेंगे। अब यदि इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ले जाऊँ, भाई यहाँ से डिस्टेंस में क्या है, एक्स मान के चलता हूँ, भाई ये डिस्टेंस मेरी एक्स है। अब एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वाई। यहाँ पर मैंने देखा ये क्या हो गया अपना y2, x2 के ऊपर y2। तो अल्टीमेटली यदि dy/dx की मैं बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाएगा, या फिर इसको आप थीटा कह सकते हो, इसको अपन बात करेंगे रोटेशन। क्या बात करेंगे भाई, रोटेशन और स्लोप, कुछ भी कह सकते हैं आप।
या फिर इसको डिफ्लेक्शन की जगह डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है कि डिस्प्लेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अपन देख लिया कोई भी एक बीम है, बीम के ऊपर यदि आपने कोई लोडिंग लगाएंगे तो लोडिंग की वजह से क्या होगा, उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। भाई अपन ने क्या पढ़ा था, अपन बात करते हैं सबसे पहले इस बीम को छोड़ दो। ठीक है, इस बीम को मैंने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, बीम की बाद में बात कर लेंगे। अपन ने एक एक्सियल मेंबर की बात करी थी, जैसे मान लिया कि कोई बीम है और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, दो लोड लगा दिए, या फिर अपन कह सकते हैं एक पी लोड से अपन क्या करते हैं, इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, तो खींचने के बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होगी, इसकी लंबाई तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसके अंदर लंबाई बढ़ जाती है, और इसकी लेंथ के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट, यानी एल प्लस डेल्टा। और ये यहाँ तक की क्या थी, एल थी पहले। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो एक्सियल लोड की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या आता है भाई, पी एल अपॉन में ए, यही पढ़ा था अपन ने। ठीक है, यही पढ़ा था। तो अब यहाँ से अपन एक चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि दो वर्ड हैं। ठीक है, एक तो होता है अपना फ्लेक्सिबिलिटी, और एक होता है अपना स्टिफनेस। ठीक है, तो अब इन दोनों वर्ड को अपन डिफाइन करना चाहें तो कितने लोगों को समझ में आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और स्टिफनेस क्या होती है। भाई यदि किसी चीज़ को पकड़ के खींचा जाए, तोड़ा जाए, मोड़ा जाए तो वो टूट जाए आसानी से, जल्दी से हो जाए। ठीक है, यानी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं अपन, एक लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यदि आपने क्या लगाया, यूनिट लोड लगाया, यूनिट लोड यदि आपने अप्लाई किया और उसकी वजह से क्या आ गया, डिफ्लेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, सीधा ही आप लिख देते हैं, यूनिट लोड की वजह से क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब लोड की जगह आप मोमेंट भी ले सकते हो, मोमेंट की वजह से रोटेशन आ जाएगा, तो वो तो क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब यदि दो मटेरियल की मैं बात करूँ, दो मटेरियल हैं अलग अलग। ठीक है, इसके ऊपर मैंने जैसे मान लिया कि यूनिट मतलब सेम। ठीक है, यानी 1 किलो टन का लोड लगाया, फिर मैंने इसके अंदर देखा डिस्प्लेसमेंट कितना आया। ठीक है, उसी तरह फिर मैं दूसरे मटेरियल की रॉड को लेके आया, उसके अंदर 1 किलो टन लोड लगाया, फिर उसको देखा, तो अब उसमें कंपेयर कर सकता हूँ कि जिसके अंदर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आया यानी वो क्या है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। भाई जिसको खींच रहे हैं अपन आसानी से, सेम लोड से खींच रहे हैं दो मटेरियल को, तो जो ज़्यादा खींच रहा है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो जब मैं बात करूँ यूनिट लोड की वजह से यदि डिस्प्लेसमेंट आया तो उसको तो मैं कह दूंगा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसका कर देते हैं रिवर्स, फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा होता है स्टिफनेस। यानी कि यहाँ पे यूनिट लोड लगाया, अब यहाँ है यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए जितना लोड लगेगा, लोड, वो क्या कहलाएगा, स्टिफनेस कहलाएगा। भाई अब दो बार हैं। ठीक है, दोनों बारों को आपको पहले बता दिया कि आपको 1 mm इनको खींचना है। क्या करना है भाई, 1 mm खींचना है। अब एक बार तो हो सकती है 5 किलो टन लोड से 1 mm खींच जाए, अब दूसरी बार की बात करें तो 10 किलो टन लोड लगाने पे सिर्फ 1 mm ही खींच रही है। तो अब यहाँ से अपन ने कंपेरिजन किया स्टिफनेस से, यानी जिसको ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ रही है तो वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी, सिंपल सा। तो अब यदि मैंने एक्सियल डायरेक्शन की बात करी, ठीक, अब मैंने क्या करना है भाई, पहले मैं बात करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी की। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा निकालना है, किसकी वजह से, यूनिट लोड की वजह से। तो मैं क्या कर दूंगा, एल अपॉन में ए, तो ये इसकी क्या हो गई भाई, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब यदि आपसे स्टिफनेस की बात करें तो स्टिफनेस में क्या निकालना है भाई, इसको 1 करना है और पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या कर दूंगा, इसको उल्टा जस्ट, या फिर A/L। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टिफनेस। ठीक है, तो उल्टा कर देना है। अब स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सिंपल सा आप इतना समझिए। फ्लेक्सिबिलिटी किसी मेटेरियल निकालनी है तो L अपॉन ए निकाल लो, स्टिफनेस निकालनी है तो यानी PE अपॉन में L। ये क्या हो गई इनकी स्टिफनेस और रिजिडिटी। ठीक है, या फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस। अब स्टिफनेस को आप रिजिडिटी से भी संबंधित कर सकते हो, आप इसको रिजिडिटी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजिडिटी। ठीक है, अब चाहे कैसे भी बात करो, आप एक्सियल की रिजिडिटी की बात करो या फिर टॉर्जनल रिजिडिटी की बात करो, चाहे फिर बेंडिंग रिजिडिटी की बात करेंगे अपन, बहुत सारी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी जिसको अपन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो रिजिडिटी है उनको मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी अपन एक्सियल लोड लगाते हैं
तो जब ए ई टर्म आ जाए, ठीक है, तो ए ई टर्म को बोलते हैं अपन एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। और वहीं यदि इसमें एल से डिवाइड कर दिया ए बाई एल, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, एक्सियल स्टिफनेस, एक्सियल स्टिफनेस, इसको क्या कह दिया मैंने, एक्सियल स्टिफनेस। अब मैं बात करता हूँ यदि कहीं पर टॉर्जन लग रहा हो, क्या लग रहा हो, टॉर्जन लग रहा हो, तो यदि G इंटू आई पी, ठीक है, G क्या होता है यहाँ पे शियर मॉडुलस और IP क्या होती है पोलर मॉडुलस, उसी तरह A क्या होता है एरिया और E क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये तो अपनी क्या हो जाएगी टॉर्जनल रिजिडिटी, इसको अपन नाम दे देते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। नेक्स्ट यदि मैं GIP अपॉन में क्या कर दूं L, ठीक है, तो मेरी क्या हो जाएगी टॉर्जनल स्टिफनेस, टॉर्जनल स्टिफनेस, ठीक है। अब उसी तरह से यदि बेंडिंग की बात करूं, जब अपन बीम की बात करें तो अल्टीमेटली हमको बीम पे आना है, ठीक है। तो बीम के अंदर EI जो होता है उसको अपन बोल देते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और EI मेरी L का भाग दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीज़ें। भाई यदि ए ही होता है तो उसको अपन एक्सियल रिजिडिटी बोल देते हैं, यदि लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो एक्सियल स्टिफनेस हो जाएगा। GP, अब ए मतलब एरिया, ई मतलब यंग्स मॉडुलस, L लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। फिर टॉर्जनल की बात करते हैं तो बेसिकली टॉर्जनल क्या होता है, शाफ्ट के अंदर होता है, वो अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो G क्या होता है, शियर रिजिडिटी होती है, और IP क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, टॉर्जनल रिजिडिटी होगी। इसमें लेंथ से तो मेनली लेंथ यहाँ किसकी होगी, शाफ्ट की होगी, तो शाफ्ट की लेंथ से डिवाइड कर दिया तो टॉर्जनल स्टिफनेस आ जाएगा। अब बात करते हैं बेंडिंग की, तो बेंडिंग किस किस को डिपेंड कर रहा है, एक तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इन दोनों को यदि गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एंड किसी बीम के अंदर E और I की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिजिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। EI बाई L मतलब फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, जितनी ज़्यादा लेंथ करते जाओगे उसकी क्या हो जाएगी, स्टिफनेस कम होती हुई चली जाएगी बीम के अंतर्गत, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन को कोई भी क्राइटेरिया आपको देखना होता है, अपन बीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। बीम यानी आपने देखा हो घर के अंदर कोई गर्डर होता है, मान लिया जैसे अपन रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ क्या लोहे के गर्डर लगाए जाते थे पहले, और उसके ऊपर स्टोन की रूफिंग की जाती थी, यही किया जाता था, ठीक है। या फिर आज अपन कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो कंक्रीट की बीम कास्ट की जाती है। तो इनकी बेसिकली अपन बात करें तो दो क्राइटेरिया को अपन ध्यान में रखते हैं, एक तो ये फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसको अपन बोल देते हैं कोलैप्स क्राइटेरिया। बाकी आप जो और सब्जेक्ट जैसे RCC वगैरह है आप नेक्स्ट हायर सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर की डिजाइन, तो उसमें आप इनको और डिटेल में पढ़ पाओगे, ठीक है। तो वहाँ अपन दो क्राइटेरिया को देखते हैं, एक तो अपना होता है कोलैप्स यानी कि टूटना, और एक होता है सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी मतलब होता है मान लिया कोई बीम है वो टूटी तो नहीं लेकिन वो लटक गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर वो जब भी आप उसके ऊपर मूव कर रहे हो तो वो क्या हिल रही है, वाइब्रेट हो रही है, तो इसकी वजह से क्या है वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या सर्विसेबल नहीं रह पाता है, तो उसको अपन कह देते हैं सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यदि अपन को सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया की कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करना है तो अपन ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई पता लगे कि आप किसी एक पुल से जा रहे हो, ठीक है, अब वो पुल टूटा नहीं लेकिन आप जैसे चलते हो तो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, धंस रहा है, तो एक तरह से आपको क्या हो जाएगा, एक डर पैदा हो जाएगा आपके अंदर ही, ठीक है। तो उस कंडीशन अपन क्या करते हैं, उसको अनसर्विसेबल कह देते हैं कि भाई ये सर्विस में नहीं आने लायक है, ठीक है। हालांकि वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुआ, तो अब वो क्यों हुआ, क्योंकि एक मैक्सिमम जो लिमिट थी उसकी वो लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो अब यदि कोई भी स्ट्रक्चर है वो यदि क्या है सेटिस्फाई नहीं करे, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस बीम को क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इसीलिए अपन बीम के अंदर क्या करते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। यदि वहीं मैं बात करूँ बेंडिंग डिफ्लेक्शन और शियर डिफ्लेक्शन की, चलो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे डिफ्लेक्शन की सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात करते हैं, तो ठीक है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द सर्विसिबिलिटी कंडीशंस द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। यदि कोई भी बीम है, यदि अपन उसको सर्विसिबिलिटी कंडीशन के अंतर्गत मानेंगे कब, जब वो एक परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल का लिमिट का मतलब क्या होता है, जितनी आप परमिट करते हो, ठीक है।
भाई आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, यदि आप किसी बच्चे की क्लास ही ले रहे हो, ठीक है, अब क्लास के अंदर यदि कोई छोटी मोटी बात आपस में हो गई तो आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है, लेकिन यदि वो ज़्यादा आवाज़ तेज़ आ रही है तो अपन क्या कर देंगे, उसको परमिट नहीं करेंगे, परमिसिबल नहीं है भाई इतना, यानी इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसी तरह से यदि कोई बीम है, अब बीम के अंदर कोई लोड लगा, अब मान लिया कि कोई 5 मीटर की बीम थी, उसका क्रॉस सेक्शन 100/200 mm का है, और उसके अंदर ही मान लिया कि 5 mm तक परमिसिबल लिमिट में एक डिफ्लेक्शन हो सकता है, 5 mm यानी माइन्यूट सा हो सकता है, तो आप उसको परमिट कर दोगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए अपन को पहले क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, जितनी भी अपनी परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा यदि डिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर बीम के अंतर्गत आ रहा है तो अपन इसको परमिट नहीं करेंगे, अपन कह देंगे ये अपने सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो गई है, या तो इसको रीडिज़ाइन कीजिए या फिर इसको रिप्लेस कीजिएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे याद रखनी है। सेकंड अपन बात करते हैं कि जो बेसिकली जो डिफ्लेक्शन आता है, द ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन इन द बीम मे बी कॉज्ड बाय, ठीक है। तो जो भी ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है भाई, एक ये है बीम, अब इसको यदि पकड़ के खींचा जाए तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो ट्रांसफर डायरेक्शन में नहीं हो, लेकिन एक तो या तो अपन इस तरह से लोड लगाया या फिर इसकी साइड से इस तरह से आपने कोई लोड लगाया, तो इसके अंतर्गत जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया है वो बेसिकली 2 चीज़ों से आता है। एक तो अपना होता है बेंडिंग मूवमेंट, क्या होता है भाई, बेंडिंग मूवमेंट, या तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आता है या फिर अपना क्या आता है, शियर फोर्स की वजह से आता है। तो ये 2 क्या हैं, प्राइम कॉज हैं, यानी कि जो डिफ्लेक्शन आएगा, ट्रांसफर डिफ्लेक्शन, वो किसकी वजह से आएगा, या तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से आएगा या फिर क्या आएगा, शियर फोर्स की वजह से आएगा। जब अपन बात करते हैं इन दोनों की कि भाई डिफ्लेक्शन मतलब बेंडिंग मोमेंट की वजह से कितना आया और शियर फोर्स की कितना वजह से आया, तो उनके यदि मैं रेशियो की मैं बात करूं, ठीक है, तो द रेशियो ऑफ बेंडिंग डिफ्लेक्शन टू द शियर डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू L/D का रेशियो, यानी कि जितना बीम का स्पान है, L का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्पान लेंथ एंड D इज डेप्थ ऑफ बीम, यानी एक तो क्या हो गया स्पान ऑफ लेंथ और एक क्या हो गया डेप्थ ऑफ बीम। तो कोई भी बीम है उसकी जितनी लंबाई है और उसका क्या है जो डेप्थ है, ठीक है, यानी कि गहराई, बीम की गहराई, ठीक है। यदि बीम की मैं साइज़ की बात करूँ तो नॉर्मली जैसे मान लेता हूँ कि मैं लेंथ तो नॉर्मली जो होती है अपनी 4 से 5 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। वहीं यदि मैं ब्रेड्थ की बात करता हूँ तो ब्रेड्थ मान लिया कि 300 mm है, डेप्थ बात कर ली मैंने 600 mm है, 600 mm, ठीक है। अब इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4500 mm, ठीक है। तो इनकी रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इनका जो रेशियो वो क्या है, L/D, यानी जितना ज़्यादा आप L यानी कि लेंथ को बीम की बढ़ा दोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उस बीम के अंतर्गत क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू द बेंडिंग, और जितनी ज़्यादा डेप्थ को बढ़ा दोगे उसकी वजह से शियर डिफ्लेक्शन आएगा। अब इन दोनों की बात करें तो बेसिकली देखो दोनों का जो रेशियो है, यानी कि डेल्टा ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, डेल्टा ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट का रेशियो अपन यदि डेल्टा ड्यू टू द शियर निकालें तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है L/D के, ठीक है। तो L पहले ही लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, डेप्थ कम होती है, उसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो इसके कंपैरिजन में यदि मैं इसके निकालूं तो शियर डिफ्लेक्शन बहुत ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी आप सीधा आप ये समझिए कि जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आया है उसके कंपैरिजन में जो शियर की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि L/D, L की वैल्यू पहले बहुत ज़्यादा होती है, L/D की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होगी। अब इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये वैल्यू बहुत और भी ज़्यादा हो गई। तो सिंस L/D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पजेज शियर डिफ्लेक्शन में बी नेग्लेक्टेड। तो जितने भी प्रैक्टिकल पर्पज में जब अपन यूज करते हैं तो अपन क्या कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसको, शियर डिफ्लेक्शन को। तो अपन जो भी निकालेंगे वो किसकी वजह से निकालेंगे, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर बीम के अंतर्गत निकालेंगे। बट एक्सेप्ट, एक कंडीशन आपको याद रखनी है, एक्सेप्ट इन शॉर्ट स्पान डीप बीम। शॉर्ट स्पान का मतलब क्या है कि जिसकी स्पान की लेंथ क्या है, कम है, मान लिया कि 2 मीटर स्पान लेंथ है, और डीप बीम का मतलब क्या हो गया, उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मान लिया कि इसकी 1000 mm या फिर 1 मीटर की मैं बात कर लेता हूँ, 1 मीटर या फिर 800 mm यदि उस बीम की डेप्थ है, तो यहाँ पे क्या होता है, L/D रेशियो का क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंस हो जाता है,
ठीक है। तो उस केस के अंतर्गत क्या होगा, अपन को ये नेगलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज अपन इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है। अब ये तो अपनी क्या होगी कहानी डिफ्लेक्शन की। भाई ज़्यादातर जो अपन को कैलकुलेट करना है प्रैक्टिकल पर्पज़ के अंदर, अपन बेंडिंग मोमेंट की वजह से अपन डिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से ही कैलकुलेट करके चलते हैं। तो जब भी अपन को स्लोप निकालना है तो द स्लोप एट एनी पॉइंट इन इलास्टिक कर्व इज dy/dx, यानी आपको किसी पॉइंट पे यदि आपको स्लोप निकलवाए तो आपको क्या कर देना है, यदि वहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको दिया हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, दो पॉइंट के बीच में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, डिफ्लेक्शन के अंदर चेंज हुआ और कितनी डिस्टेंस के बीच में चेंज हुआ, तो इन दोनों का रेशो निकाल दोगे तो क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है किसी पर्टिकुलर बीम के अंतर्गत। ठीक है। तो ये तो कहानी स्टार्ट की अपने बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। अब अपन में कुछ एक टर्म्स कंडीशंस हैं यानी कि पर्टिकुलर बीम के अंतर्गत एंड सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो किसके ऊपर कितना डिफ्लेक्शन या फिर रोटेशन आता है, किस पॉइंट पे आता है, किस पॉइंट के ऊपर नहीं आता है। आपने अपन बीम की बात करेंगे। हाँ जी, ठीक है। देखो पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ कि एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, यानी इसके अंदर एक सपोर्ट तो क्या होगा, मेरा हिंज होगा, ठीक है। क्या होगा, एक सपोर्ट तो मेरा क्या होगा, हिंज होगा, और एक होगा रोलर, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कई बार, तो इसको भी आप सिंपली सपोर्टेड बीम ही मान के चलें, ठीक है। इसको भी सिंपली सपोर्टेड बीम ही मान के चलें। मान लीजिए ये एंड ए है और ये बी है, ठीक है, तो एक ही बात है उसकी और इसकी। तो जब भी मैं इसकी डिफ्लेक्शन की शेप की बात करूँगा तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट होगी। अब यदि ए पॉइंट की मैं बात करूँ, यानी ए सपोर्ट यहाँ है, तो देखो ये सपोर्ट क्या करती है भाई, ये ओनली वर्टिकल रिएक्शन देती है। क्या देती है भाई, ओनली वर्टिकल रिएक्शन देती है। अब वर्टिकल रिएक्शन देगी तो ए एंड के ऊपर यदि आपसे डेल्टा की वैल्यू पूछी जाए तो डेल्टा क्या होगा भाई, ये सपोर्ट तो पूरा ही देती है ना, बिल्कुल नीचे नहीं आने देती है, यानी इस पॉइंट पर डेल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0, ठीक। और यहीं पे थीटा की वैल्यू कुछ रहेगी, यानी कि थीटा वैल्यू कुछ ना कुछ इस पर रहेगी, यानी कि नॉन जीरो कर सकते हो, या फिर भाई थीटा की वैल्यू यहाँ पर रहेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं बीच के अंतर्गत क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। कहीं कहीं लोडिंग कंडीशन को डिपेंड करेगी, लोडिंग कंडीशन कहाँ पे इतनी है, तो उसके बीच के अंदर कहीं ना कहीं एक डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। वहीं बी पॉइंट की बात करूँ, बी पॉइंट पे भी सपोर्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी डेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, लेकिन थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी कि नॉन जीरो होगी, ठीक है। चाहो तो आप इसको राइट का साइन लगा सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो थीटा डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यदि मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ की मैं बात करूँ, तब यहाँ पे एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ मैक्सिमम बनेगा, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि जहाँ डेल मैक्स होगा वहाँ पे रोटेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। तो ये तो मैंने बात करी सिंपली सपोर्टेड बीम की। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कैंटिलीवर बीम की, ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम के अंदर अपन ने पढ़ा है कि ये एंड तो क्या है, फिक्स होता है, यानी कि यहाँ पे ना तो डेल्टा की वैल्यू होगी 0, रोटेशन भी यहीं होगा, बिल्कुल भी 0 होगा, इस पॉइंट के ऊपर 0 होगा। इससे थोड़ा बहुत आगे जाके हो सकता है इसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से तो ऐसे लेके चलोगे, ठीक है, फिर कुछ इस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। यदि मैं इसको ए पॉइंट दे दूँ, ये बी पॉइंट दे दूँ, तो बी पॉइंट के ऊपर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, नॉन ज़ीरो रहेगी, और थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी, नॉन ज़ीरो रहेगी। नॉन ज़ीरो यानी कि 0 नहीं है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अपने काम आएंगे आगे बाउंड्री कंडीशन की। अब मैं जब भी आपसे पूछूं कोई फिक्स एंड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, उसके अंतर्गत फिक्स एंड के ऊपर डेल की वैल्यू क्या होती है, 0, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0, फ्री एंड के ऊपर दोनों नॉन जीरो। उसी तरह सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड्स के ऊपर डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो क्या होती है, 0, लेकिन थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, यानी कि स्लोप वहाँ पे मौजूद होता है। क्लियर है यहाँ पे। उसी के बाद यदि मैं बात करूँ फिक्स बीम बना देता हूँ, मान लिया कि फिक्स बीम क्या होती है भाई, इसके दोनों एंड क्या होते हैं, फिक्स, दोनों एंड क्या हो गए इसके
फिक्स हो गए। तो देखो दोनों एंड फिक्स हो गए, यानी कि यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है आगे जाके थोड़ा बहुत आ जाए, वो किस पॉइंट से आएगा उसको अपन को आगे आइडेंटिफाई करेंगे अपन। ये ए बी है, तो ए पॉइंट की मैं बात करूँ तो डेल की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पर डेल ए की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसके अंदर सारी वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। कहीं ना कहीं बीच के अंतर क्या रहेगा, डेल मैक्स की वैल्यू आएगी, वो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो भी रहेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन बता देंगे, ठीक है। वहीं यदि मान लें कि कोई ओवरहैंग बीम है, कंटिन्यूस बीम है, कुछ भी बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या सपोर्ट्स हैं, ये क्या है भाई, मेरे सपोर्ट हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मान लिया कि मैंने लोडिंग लगा दी कुछ, ये लोडिंग लगा दी, ठीक। अब इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेल होगा, रोटेशन होगा। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि सपोर्ट है। रोटेशन कुछ ना कुछ होगा, सिंपल है। उसी तरह मैं यदि इस पॉइंट की बात करूं, डेल्टा की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब ये पता लगेगा, नॉट आइडेंटिफाइड, इसको अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, किसी भी पॉइंट के ऊपर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगेन यदि यहाँ की बात करूँ तो थीटा की वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब कुछ भी हो सकती है। डेल्टा की वैल्यू 0, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, बाउंड्री कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। ये याद रखना, ये क्या है, सपोर्ट्स हैं, और सपोर्ट्स के ऊपर ऑलवेज क्या होता है, डेल्टा 0, क्या होता है भाई, डेल्टा 0 होता है। तो इनको मैं आगे क्या करूँगा, बाउंड्री कंडीशंस के अंतर्गत यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मेथड्स टू फाइंड, आप इसको आप ले सकते हो, मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यानी अल्टीमेटली आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप कौन कौन से मेथड से कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। तो इसके अंदर जो पहला मेथड आता है वो आता है डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड आप इससे निकाल सकते हो। सेकंड मेथड अपना आता है मैकाले मेथड, मैकालेस मेथड। थर्ड अपना आता है एरिया मोमेंट मेथड, एरिया मोमेंट मेथड, ठीक है। फोर्थ अपन बात करें यदि, तो फोर्थ अपना आता है कॉन्जुगेट बीम मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड। नेक्स्ट अपना आता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने मेथड्स के नाम लिख दिए यहाँ पे, कौन कौन से मेथड से आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकालेज मेथड, एरिया मोमेंट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड से, और अपन थ्रू आउट द बीम्स को पढ़ेंगे, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर कैंटिलीवर बीम के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर यही, और ये सारी जो बाउंड्री कंडीशन है ये अपन यूज़ करने वाले हैं आगे, वो जब जैसे जैसे काम पड़ेगा उनको तो मैं आपको वहाँ पर बताता रहूँगा कि ये बाउंड्री कंडीशन किस तरह से अपन ने ली हुई है, ठीक है। तो आज की क्लास के सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।